श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण जो लगभग 2 महीने पहले काफी काबू में नजर आ रहा था, वह अब बेकाबू हो चुका है। प्रदेश में रोज 2,500 से 3,000 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 90,000 के करीब पहुंच गया है और जल्द ही यह 1 लाख को पार कर जाएगा। ये आंकड़े काफी चिंता पैदा करते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिटिकल केयर मेडिसिन डॉक्टर O.P. सुंदरानी। डॉक्टर सुंदरानी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये डिजीज का नेचर है एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में स्प्रेड होना जी, और इसका बचाव का तरीका होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन से मतलब है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करना, मास्क का उपयोग करना जी, चेहरे को अनावश्यक न छूना जी, कभी भी किसी नॉन लिविंग सरफेस को भी टच किया है तो प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करना है, सोप एंड वाटर से वॉश करना या सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना। और कहीं न कहीं पिछले 6 महीनों में हर किसी ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो प्रिकॉशन का लेवल लोग अप्रैल में और मार्च में फॉलो करते थे, आज वो नहीं है जी। आज आपके सारे बाजार भरे हुए हैं लोगों से जी, मानो कोरोना जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जी। आप शाम को सड़क पे निकल जाइए, आपको वही ट्रैफिक जाम मिलेगा जो 1 साल पहले मिलता था जी। तो कहीं न कहीं लोगों के मन से या तो डर चला गया है जी, या लोगों ने मान लिया है कि जो होगा देखा जाएगा जी, जो कि गलत है जी। और शायद इसीलिए प्रशासन को भी बार बार लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपनी और अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए अगर हम इन चीजों को अवॉइड करें जी, तो गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं पड़ेगी फोर्सफुली ये सब रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की। तो डॉक्टर साहब, आपका मानना है कि लोगों ने लापरवाही बरती है, इसी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल। देखिए, दोनों चीजें, डिजीज का नेचर ऐसा है, डिजीज के नेचर को हम बदल नहीं सकते, अपने बिहेवियर को तो बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक बात और थी कि जैसे कोरोना के बारे में जब शुरू में भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था और WHO के भी जो गाइडलाइंस आई थी, तो उसमें मेन सिम्टम्स इसके जो है वो सर्दी, खांसी और बुखार माने गए थे। अब क्या जो सिम्टम्स सामने आ रहे हैं वो सर्दी, खांसी और बुखार के अलावा भी क्या कोई और भी लक्षण हैं? किसी व्यक्ति को दरअसल कैसे पता चले कि वो संक्रमित हो गया है, क्योंकि इसको लेके एक बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। देखिए, सिम्टम्स सर्दी, खांसी, बुखार तो डेफिनेटली है ही है जी। इसके अलावा बदन में दर्द जी, डायरिया होना जी, बहुत जल्दी थकान होना जी, चलने फिरने में सांस फूलना जी, गले में खराश होना, ये सारे भी कोविड के सिम्टम्स हैं। अच्छा। सर, एक बात और थी कि मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे कोरोना का संक्रमण हो गया है और उसको ये इस बात का संदेह है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, जब कभी भी संदेह हो जी कि मैं किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हूं जी, या मुझे जो सिम्टम्स है ये कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड हैं या उससे सिमिलर हैं जी, तो पहला चीज जो सबसे पहले एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को करना है वो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाके डॉक्टर को दिखाना है जी, डॉक्टर को कंसल्ट करके अपना कोविड टेस्ट कराना है जी। रिपोर्ट अगर रैपिड टेस्ट हुआ है और इमीडिएटली पॉजिटिव आ जाता है तो ट्रीटमेंट इमीडिएटली चालू हो जाता है। बाई एनी चांस अगर रैपिड टेस्ट नेगेटिव है तो उनका या तो PCR या TrueNAT के लिए सैंपल लिया जाता है जी। जब तक उसकी रिपोर्ट आती है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, जब तक मेरे TrueNAT या PCR की रिपोर्ट आती है तब तक मुझे अपने आप को आइसोलेट करना है जी। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी लापरवाही जो मैं कहूंगा, इररेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लोग सैंपल देते हैं और पूरे शहर में घूमते हैं, पार्टियां तक करते हैं और उसके बाद पॉजिटिव आते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनके कॉन्टैक्ट 100, 150, 200 निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जब इसका जवाब आप दे रहे थे तो आपने कहा कि रैपिड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद RT-PCR। तो हम ये जानना चाहते हैं अपने श्रोताओं की ओर से, कितने तरह के इस समय टेस्ट हो रहे हैं, किस स्थिति में किस व्यक्ति को कौन सा टेस्ट कराने की आप सलाह देंगे? देखिए, 3 तरह के टेस्ट हैं हमारे पास अवेलेबल जी, जो कोविड के डायग्नोसिस के लिए है। पहला है RT-PCR
ठीक है, जिसको कि गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब जब सारे टेस्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट जो है बेहतर टेस्ट है, दैट इज आरटीपीसीआर। सबसे विश्वसनीय टेस्ट आरटीपीसीआर, विश्वसनीय टेस्ट ठीक आरटीपीसीआर। सेकंड इज ट्रूनाट, यही पीसीआर टेक्नोलॉजी पे है, इसकी भी विश्वसनीयता पीसीआर जितनी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मिनी पीसीआर से कहने का मतलब ये है कि आरटीपीसीआर का बहुत बड़ी मशीनें होती है, बहुत सारे लोग उसके लैब में जरूरत होती है। एडवांटेज ये होता है कि एक साथ 100 लोग के सैंपल प्रोसेस हो जाते हैं जी। ट्रूनाट मिनी पीसीआर है, छोटा है, छोटी मशीनें लगती है, कम लोग लगते हैं, पर एक बार में अगर सिंगल चैनल मशीन है तो एक सैंपल प्रोसेस होता है, डबल चैनल है तो 2 होंगे, 4 चैनल है तो 4 सैंपल प्रोसेस होंगे। ये लिमिटेशन है, इसका स्पीड कम है। स्पीड कम मतलब हम एक साथ बहुत सारे सैंपल्स प्रोसेस नहीं कर पाते, बट टेक्नोलॉजी लगभग दोनों की कहीं ना कहीं सेम है जी। तीसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये कार्ड टेस्ट जैसे कि हम नॉर्मल यूरिन शुगर करते हैं, यूरिन कीटोन करते हैं, ब्लड शुगर करते हैं। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, पॉइंट ऑफ केयर का मतलब आप जहाँ खड़े हैं वहीं के वही सैंपल लिया, आपको आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है जी। पर एंटीजन टेस्ट में जो चीज समझने वाली है जी, अगर मैं एंटीजन टेस्ट पे पॉजिटिव हूँ, इट मीन्स कि मैं 100% पॉजिटिव हूँ। अच्छा। मुझे और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब मुझे पीसीआर भी कराना है और मुझे ट्रूनाट भी कराना है जी। अगर मैं एंटीजन टेस्ट पे नेगेटिव हूँ पर मुझे सारे सिम्टम्स हैं, अगर मेरा एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है पर मुझे सारे सिम्टम्स कोविड से मिलते जुलते हैं, तो मुझे अपना सैंपल आरटीपीसीआर और ट्रूनाट के लिए देना होगा, जो कि ले भी लिया जाता है हॉस्पिटल में जी। उनका रिपोर्ट आते तक मुझे अपने आप को आइसोलेट करना है जी, और डॉक्टर द्वारा एडवाइस ट्रीटमेंट लेते रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो टेस्ट की बात की, बहुत अच्छी तरह से आपने सभी जो 3 तरह के टेस्ट होते हैं उनके बारे में बताया, लेकिन एक बात और देखने में आ रही है कि टेस्ट को लेके लोगों के मन में कई किस्म की आशंकाएं हैं और कई किस्म के व्हाट्सएप में मैसेजेस भी जो है वो वायरल होते रहते हैं, और एक भ्रांति ये है कि भाई टेस्ट कराने से तो हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी ही, तो लोग टेस्ट कराने से काफी डरते भी हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, कराने से पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कौन देगा? क्या गवर्नमेंट आपकी रिपोर्ट जान के पॉजिटिव देगी? जहां एक तरफ हॉस्पिटल में बेड्स नहीं, हम होम आइसोलेशन की तरफ हैं और हम लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं जान के गलत पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे, किसका फायदा होगा गलत पॉजिटिव रिपोर्ट देके? जरा सा एक बार सोचने वाली, किसी का पॉजिटिव रिपोर्ट देके उसको 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करके 10 दिन के लिए होम आइसोलेट करके किसका भला होना है जी। तो ये चीज लोगों को मन से निकालनी पड़ेगी। आपकी पॉजिटिव टेस्ट अगर रिपोर्ट पॉजिटिव, इट मीन्स यू आर पॉजिटिव, नाउ यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू नीड टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। आपको अपना इलाज कराना है, साथ में अपने आप को आइसोलेट करना है, ताकि आपके चाहने वाले, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपसे संक्रमित ना हो, आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे इन्फेक्ट ना हो। राइट सर, एक बात और है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मैं रैपिड एंटीजन के बाद और फिर उसके बाद आरटीपीसीआर के बाद, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इस बात का वो चुनाव कैसे करे कि उसे अस्पताल में भर्ती होना चाहिए या फिर उसे होम आइसोलेशन में रहना चाहिए? देखिए, मेरी एज 60 से कम है और मुझे कोई कोमोर्बिडिटीज मतलब मुझे अनकंट्रोल डायबिटीज नहीं है जी, मेरे किडनीज की डिजीज नहीं है, मुझे मैं अदरवाइज हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तो मैं होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल हूँ। बट स्टिल ये मेरे चाहने से नहीं होगा। अगर मुझे होम आइसोलेशन चाहिए तो भी मुझे हुआ है रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ डॉक्टर है, या आपके जो फैमिली फिजिशियन है आप उनसे सजेशन लीजिए। अगर आपके डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन आपको होम आइसोलेशन के लिए परमिट करते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं होम आइसोलेशन के लिए। अच्छा। अगर आपके डॉक्टर कंफर्टेबल नहीं है आपको होम आइसोलेशन में रखने के लिए तो यू आर नॉट फिट फॉर होम आइसोलेशन, पहला चीज। दूसरा, अगर मैं होम आइसोलेशन में हूं और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस में दिक्कत होती है, मिनिमल काम करने से भी मेरी सांस फूलती है, या मेरे ऑक्सीजन के लेवल नॉर्मल आराम करते समय या मिनिमल एक्टिविटी पे, मिनिमल एक्टिविटी का मतलब हम कहते हैं कि 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट मतलब हम रूम में नॉर्मल जो चहलकदमी करते हैं, पानी पीने जाते हैं घर के अंदर या आइसोलेशन में तो रूम के अंदर 6 मिनट का वॉक कर रहे हैं, अगर उसमें मेरा सैचुरेशन SpO2 या ऑक्सीजन लेवल जो मेरा बेसलाइन था, बेसलाइन जब मैं आराम कर रहा था उससे 3% से ज्यादा का ड्रॉप है 6 मिनट वॉक करने के बाद, इफ देयर इज ए डिक्रीज इन या मतलब मेरा ऑक्सीजन का लेवल 3% से ज्यादा कम हो रहा है, इट मीन्स इट इज ए रेड फ्लैग साइन, मुझे तुरंत हॉस्पिटल की जरूरत है। या किसी भी पॉइंट पे रेस्टिंग और या 6 मिनट वॉक लेवल 90 को भी कम करने की आवश्यकता है। अच्छा, मतलब यदि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या यूं कहें कि उसकी सांस फूल रही है थोड़ा सा भी टहलने से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, वो फेफड़ों को इफेक्ट कर रहा है, और अब तब उस स्थिति में उसे होम आइसोलेशन का विकल्प त्याग के अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
जी। अच्छा सर, होम आइसोलेशन की यदि हम बात करें, क्योंकि अब सरकार भी ज्यादातर इस बात के लिए वो जोर दे रही है कि यदि लोगों में एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिना लक्षण वाले हैं या कम लक्षण वाले हैं, तो वो होम आइसोलेशन में रहें। तो होम आइसोलेशन के लिए किसी व्यक्ति के घर में किन सुविधाओं का होना जरूरी है? रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक सिंगल रूम होना चाहिए, आपके पास एक टॉयलेट अलग होना चाहिए। अलग रूम होना चाहिए, बस एक सिंगल रूम आपका होना चाहिए जी, और आपके उस रूम में टॉयलेट होना चाहिए जी। या अगर ये 2 चीजें हैं तो आप एलिजिबल हैं जी। आप उस रूम में रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को जी। आपके रिलेटिव्स या घर वाले दरवाजे पर रखी हुई टेबल या चेयर जो भी है वहां पर आपका खाना और आपकी जरूरत की चीजें रख देंगे जी। आपको आवाज दे देंगे कि आपका फूड रख दिया गया है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ है या मैं अंदर हूँ और मुझे कोई चीज की जरूरत है तो मैं फोन करके बाहर बोल सकता हूँ कि मुझे इस चीज की जरूरत है, वो उस टेबल पर रख के चले जाए, मैं दरवाजा खोलूं और टेबल से उठा लूं। ये नहीं कि वो मुझे हाथ में देके जाएंगे और 2 मिनट वो मुझसे बैठ के बातें करके जाएंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है ये सभी लोगों के लिए जिनके घर में कोई ऐसा मरीज है जो होम आइसोलेशन में है, कि उसके कमरे में वो प्रवेश ना करें और ना ही उसके साथ में वो बातचीत करें, उससे जितनी संभव हो दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है सर कि जो होम आइसोलेशन में जो व्यक्ति रहते हैं उनका इलाज किस तरह से होता है? ये भी हमें जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें मेडिसिन किट दी जाती है, और क्या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन्हें कोई मेडिकल परामर्श दिया जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा। वो रजिस्टर करता है अपने आप को होम आइसोलेशन के लिए, वहां से आपको अप्रूवल आता है होम आइसोलेशन का जी। साथ में आपको एक डॉक्टर को चूज करना होता है, आपके डॉक्टर क्लिनिक में आप रजिस्टर हो जाते हैं। नगर निगम द्वारा आपको एक किट प्रोवाइड की जाती है जिसमें सारी आवश्यक दवाइयां होती हैं। उसके अलावा आप जिस भी डॉक्टर के अंडर रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर आपको एक बार ऑनलाइन कॉल करते हैं, आपसे आपकी सेहत, आपका टेम्परेचर, आपके पल्स, आपके ऑक्सीजन लेवल्स, और वो आपको सजेशंस देते हैं कि दिन में इतने बार आपको अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करने हैं, उनको पेपर में लिख के चार्ट करना है। आप उस चार्ट का फोटो खींच के अपने डॉक्टर को भेज सकते हैं, इससे चीजें और आसान हो जाती हैं। इस तरह से आप एक डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रहते हैं, वर्चुअल राउंड्स होते हैं, वर्चुअल एग्जामिनेशन होता है आपका, और दवाइयां आपके पास ऑलरेडी रहती है। अच्छा, मतलब है कि यदि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह रहा है वो उस पर भी जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी पूरी निगरानी रहती है और वो उनकी निगरानी में रहता है, उसको वही इलाज मिलता है जो एक तरह से उसको अस्पताल में मिल सकता है। एग्जैक्टली सेम वही ट्रीटमेंट आपको घर में मिलता है, और भी सारी मॉनिटरिंग जो हॉस्पिटल में एक नर्स करती है वो आप स्वयं करते हैं। जी। आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, आपके पास एक थर्मोमीटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर से आपके ऑक्सीजन लेवल्स देख लिए जाते हैं, थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर देखा जाता है और आप उसकी चार्टिंग करके आप अपने डॉक्टर को शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर वर्चुअल वीडियो कॉल करके भी आपको देखते हैं। जी सर, डॉक्टर साहब एक बात और थी कि यदि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस घर में उसके परिवार में रहने वाले बाकी लोगों को भी क्या अपना टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, इंडिया में हम बहुत ज्यादा सोशल हैं, अच्छी बात है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं जी। तो अगर मैं पॉजिटिव हूं तो बट नेचुरल है, अगर मैंने आज अपना टेस्ट कराया, सपोज से मैंने आज अपना टेस्ट कराया, तो मैंने आज अपना टेस्ट इसलिए कराया कि मुझे सिम्टम्स थे जी, इसलिए मैं अपना टेस्ट कराने गया। और अगर मुझे सिम्टम्स में मैं पॉजिटिव आया, इट मीन्स कि मैं 5 दिन पहले से कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड था। सिम्टम्स का ऑनसेट 5th डे से होता है जी। अगर मैं आज इन्फेक्ट होऊंगा तो सिम्टम्स नॉर्मली 5th डे पे आते हैं, मीन्स मैं पिछले 5 दिनों से इन्फेक्टेड था जी, और मैं अपने परिवार के साथ कांटेक्ट में था जी, तो परिवार का टेस्ट करना उतना ही जरूरी हो जाता है। अच्छा सर, एक बात और है कि आजकल ये प्रोफिलैक्टिक ड्रग की बहुत बात हो रही है, क्या इसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितनी मात्रा में इसे लेना चाहिए, किसे इसे लेना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, प्रोफिलैक्टिक ड्रग आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हमने सही तरीके से प्रोफिलैक्सिस लिया तो हम डिजीज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोफिलैक्सिस का मतलब ये होता है मैं पॉजिटिव आया जी, अब मेरी फैमिली का टेस्ट होना है, मेरी फैमिली का टेस्ट होना है जी। जब तक मेरी फैमिली का टेस्ट हो रहा है तब तक मैं उनको वो दवाइयां देना चालू कर दूंगा जो कि प्रोफिलैक्सिस के रेजिम में आती हैं। अच्छा। इससे फायदा ये होगा कि टेस्ट होना और उसके रिपोर्ट आना जी, वो जो डिले है जी, वो डिले में भी हम कवर कर लेते हैं पोटेंशियल पॉजिटिव पेशेंट्स को मेडिसिन से। अच्छा। या जैसे कहिए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं हॉस्पिटल में राउंड्स ले रहा हूं, मैं पेशेंट्स देख रहा हूं, भले मेरे मुझ में सिम्टम्स नहीं है पर मैं प्रोफिलैक्सिस लेता हूं क्योंकि मैं एक पोटेंशियल है, मैं लोगों के कांटेक्ट में हूं जो कि पॉजिटिव है, भले मैं पीपी पहन के जाता हूं बट मेरी ऑलवेज से ये कहने का अर्थ है कि आप पीपी के बावजूद मैं कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाए जी और मैं इन्फेक्ट हो जाऊं तो मैं प्रोफिलैक्सिस लेता हूं। प्रोफिलैक्सिस लेने से एटलीस्ट मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और अगर इन्फेक्ट हुआ भी तो
ये तो तय है कि वायरल लोड उतना नहीं होगा जितना बिना दवाओं के था। जी, मतलब जो भी व्यक्ति हाई रिस्क ग्रुप में है, हाई रिस्क जोन में है, उन्हें ये ड्रग लेना चाहिए। ये एक तरह का कवच का काम करेगा। बिल्कुल, ये कवच का काम करता है। दूसरा, घर में अगर कोई पॉजिटिव आया तो बाकी लोगों का टेस्ट होकर उनके रिपोर्ट आते तक ही प्रोफिलैक्सिस प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को लेना है। जी सर, एक सवाल और है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि लोग मोबाइल पे बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई है, मोबाइल पे बहुत सारा वक्त बिताते हैं, और जो हमारे सोशल मीडिया है, सोशल माध्यम जो हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तरह तरह के मैसेजेस उसमें आते रहते हैं। कई दवाइयां लोग उसमें सजेस्ट करते रहते हैं उसमें। तो लोग क्या हो रहा है, अपने मन से भी ये देखने में आ रहा है कोरोना से बचने के लिए कई तरह की, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, वो दवाइयां ले रहे हैं। ये कितना सही है आपकी नजर से? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके डेड अगेंस्ट हूँ। जी, देखिए, हर चीज को ये एक साइंटिफिक मेडिकल साइंस है। देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के अगर हर कोई डॉक्टर बन गया होता और हर कोई कोविड का ट्रीटमेंट कर रहा होता तो हमारी आज ये हालत नहीं होती कि हम 50-60 हजार केसेस पे होते और हमारे हॉस्पिटल्स पे होते। जी, इसके लिए ये एक स्पेशलाइज्ड साइंस है। जी, इसको प्रॉपरली पढ़ा जाता है, प्रॉपरली समझा जाता है। जी, तो लोगों को जो ये आदत पड़ गई है कि मेडिकल स्टोर से जाना है और दवाई लेनी है, सर्दी खांसी है, कोरोना होगा, कोरोना की ये 4 दवाइयां हैं, ये मेरे दोस्त ने भी ली थी, मैं भी लूंगा। जी, ये चीज बिल्कुल गलत है। जी, इस चीज का जो सबसे ज्यादा बड़ा खामियाजा जो आजकल मैं देख रहा हूँ, बीइंग ए इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, आई एम सीइंग मोर एंड मोर एडमिशंस डायरेक्टली टू दी आईसीयू। डायरेक्टली टू दी आईसीयू मतलब नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट आईसीयू में का पहुंचता है, पहले वार्ड में भर्ती हुआ, सर्दी खांसी बुखार करके, फिर कहीं ना कहीं उसमें से कुछ परसेंट सीरियस होते हैं, 8%, 10% वो वार्ड आईसीयू में आते हैं। अब ऐसा चल रहा है कि लोग घर में थे, 5 दिन बुखार था, 5 दिन से खुद का ट्रीटमेंट चल रहा था, दिक्कत हुई तो किसी की सलाह पे एक आध दवा और जुड़ गई। रात को 11 बजे 12 बजे जब सांस इतनी उखड़ने लगी कि अब घर में रहना मुश्किल हो गया तो अस्पताल पहुंचे, आते ही वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ गई। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है व्हाट्सएप पे देखे हुए ट्रीटमेंट और मेडिकल स्टोर से खरीद के अपने मर्जी से खाई हुई दवाइयों का। जी सर, एक चीज और जानना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि मेडिकल जो है वो अपने आप में एक साइंस है और जिन्होंने इसकी पढ़ाई की है वो इसके विशेषज्ञ हैं, हमें ये विश्वास करना होगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सर, क्योंकि आप जो है वो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति अभी हमारे जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, उसके जो विभिन्न अस्पताल हैं, उनमें कोरोना के इलाज के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं, और यदि कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो किस तरह की उसको वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या सुविधाएं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सुविधाएं अगर मैं कहूँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अम्बेडकर हॉस्पिटल में नहीं है। जी, ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट की हर एक वो चीज जो लेटेस्ट है, जो रिसेंट एडवांसेस है, वो सब हमारे पास है। जी, ठीक है जी। हमारे पास बेसिक केयर से लेकर एडवांस्ड केयर और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिटिकल केयर के लिए जो चीजों की जरूरत है, जो इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, वो हमारे पास है। हर वो मेडिसिन जो एक बेसिक ट्रीटमेंट के लिए और एक क्रिटिकली इल पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल है मल्टीपल सपोर्ट्स पे, उसके लिए भी जो ट्रीटमेंट की जरूरत है वो भी है। हम वेंटिलेटर्स, सारे इन्वेस्टिगेशंस, डायलिसिस, अगर कोई क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, डायलिसिस पे था, पॉजिटिव आ गया, उसकी भी सुविधा है हमारे पास। ओके, विश्वास की, भरोसे की, सही समय पे आने की, सही समय पे रिपोर्ट करेंगे, जल्दी डायग्नोस होगा। हर कोई जानता है जिस बीमारी को जल्दी पकड़ा जाता है उसका इलाज उतना आसान होता है, तकलीफ कम होती है। जिस बीमारी को पूरे शरीर में फैलने के बाद हम अस्पताल जाते हैं वो मरीज के लिए भी मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। सर, एक बात और है कि जैसे किसी व्यक्ति की तबीयत ज्यादा गंभीर हो गई, उस स्थिति में, मैं कोरोना संक्रमण की बात कर रहा हूं, तो कि इलाज के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? क्या प्लाज्मा थेरेपी का भी हमारे प्रदेश में अभी उपयोग हो रहा है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी यूज तो हो रहा है, बट अभी इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस की है, आपको रिकमेंड नहीं किया है। अच्छा। जो लिटरेचर सामने आया है उसमें बहुत मिनिमल बेनिफिट मिला है। मिनिमल बेनिफिट मतलब वो भी बहुत कम नंबर ऑफ केसेस में ये देखा जाता है। देखिए, कोई भी थेरेपी को अप्रूव करने के लिए उसे बहुत सारे लोगों में यूज करके उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस को वे किया जाता है, उसके बाद उसको प्रमोट किया जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं इसमें उतना बेनिफिट नहीं है, इसीलिए आज तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर दोनों ने इसको रिकमेंड नहीं किया है। अच्छा। ऑफ लेवल यूज है। ऑफ लेवल मतलब कहीं पर हमको लगा कि हाँ इससे फायदा हो रहा है तो लोग ऑफ लेवल यूज कर रहे हैं, बट अगर
पर्सनल ओपिनियन मांगे तो इसके पीछे पागलों की तरह भागना कि मुझे प्लाज्मा चाहिए और प्लाज्मा मिलने से वंडर्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर कई बार देखा जा रहा है अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो सीटी स्कैन करने की बात करते हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं सर? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस किया। समथिंग ये मैं कहूंगा कि आपने मुझे जो कहते हैं ना दिल को छूने वाली बात कर दी। तो मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस, अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस शेयर करूंगा जो आजकल बहुत कॉमनली देखने में आ रहा है। जी, हमारे श्रोताओं के हित के लिए मेरे पास पूरा समय है। हाँ, तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरे मेरे टॉक का सबसे वो चीज है जो मैं बहुत अच्छे से शायद मैसेज अपना कन्वे कर पाऊँ। देखिए, आजकल क्या देखा जा रहा है, कोविड टेस्ट हुआ नहीं, पहले सीटी हो जाता है। मुझे सर्दी खांसी हुई, मैं अपने फिजिशियन के पास गया तो कोरोना टेस्ट तो सबका पॉजिटिव आता है, या कोरोना का टेस्ट आने में तो 3 दिन लगता है, आप सीटी करा लो। जी, ठीक है। अब सीटी में एक स्कोर जनरेट होता है रिपोर्टिंग के बाद कि ये स्कोर है। जी। उसके बाद अगर वो स्कोर डेंजरस लेवल पे होता है तो इंसान रात को हड़बड़ाना चालू कर देता है कि मुझे 15 का पॉइंट्स मिला है, मुझे 17 पॉइंट्स मिले हैं, मुझे 15 का निमोनिया। आजकल एक नया वर्ड चल रहा है कि इसको 15 का निमोनिया और इसको 9 का निमोनिया है। जी। रात में बजे तक पिछले कई दिनों से मेरे फोन सिर्फ इसलिए बचते कि डॉक्टर साहब मुझे एक आईसीयू का बेड चाहिए। जी। निमोनिया है। आपका पीसीआर रिपोर्ट कहाँ है? वो तो हुआ नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा। आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है? 90 या 99 है। अब मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल चलने फिरने के बाद, जॉगिंग करने के बाद, साइकिलिंग करने के बाद अगर 99 है तो क्या मुझे सीटी स्कैन की आवश्यकता है? जी। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन जनता से ये, आज से 6 महीना पहले अगर मैं किसी आईसीयू वाले पेशेंट से कह देता था कि मुझे आपका सीटी स्कैन की जरूरत है क्योंकि मैं आपका ऑक्सीजन नहीं हटा पा रहा हूं, तो मुझसे 15 सवाल पूछे जाते थे। क्या डॉक्टर साहब सीटी इतना जरूरी है? सीटी में तो बहुत रेडिएशन आता है। आज सीटी कराना एक फैशन हो गया है। अच्छा। लोग होम आइसोलेशन पे, ये नहीं एंटीजन हुआ नहीं, ट्रूनाट हुआ नहीं, सीधा सीटी हो गया। सीटी पे उन्होंने मान लिया डॉक्टर साहब मान के चलो ये कोरोना है। वो इस तरह के फोन आते हैं। जी। सीटी में जो फीचर्स मिल रहे हैं वो और बीमारियों में भी वैसे फीचर्स आ सकते हैं। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका सीटी में बहुत डेंजरस पिक्चर है बट उनका कोविड नेगेटिव है 1 बार 2 बार 3 बार। जी। दूसरा पिक्चर आता है मैं होम आइसोलेशन पे हूँ, बढ़िया से होम आइसोलेशन पे हूँ क्योंकि मैं फिट, अदरवाइज मैं पूरा फिट हूँ। मेरी एज 45 ईयर्स है, 42 ईयर्स है, अदरवाइज नो कोमोर्बिडिटीज, जरा सा हाइपरटेंशन है जो कि एक गोली से कंट्रोल रहता है। जी। और परफेक्टली ऑल राइट, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं, फीवर भी नहीं है, जरा सा खराश है गले में मुझे, मैं होम आइसोलेशन पे हूँ। जी। अब मुझे कोई सजेस्ट कर देता है कि सीटी स्कैन करा लो। जी। ठीक है। जी। होम आइसोलेशन का मतलब है कि मुझे घर से नहीं निकलना है, जी। इसलिए मुझे होम आइसोलेट किया गया है। जी। पहला चीज। जी। दूसरा, अगर मुझे सीटी की आवश्यकता थी तो मैं होम आइसोलेशन के लिए फिट नहीं हूँ। जी। सीटी उसका होता है जिसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो। जी। देखिए, सीटी के केवल 2 इंडिकेशन है। अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सपोर्ट देने के बाद भी, वेंटिलेटर देने के बाद भी, तो मैं सीटी करा के देखना चाहूंगा कि मेरे लंग्स की पोजीशन क्या है। या बहुत दिन से मैं वेंटिलेटर पे हूँ, बहुत दिन से मैं ऑक्सीजन पे हूँ, मेरा ऑक्सीजन हटा ही नहीं पा रहा है सब कुछ करने के बाद, तो मुझे सीटी की आवश्यकता देखने के लिए कि मेरे लंग्स की पोजीशन क्या है। यार, आपको सीटी की जरूरत क्या थी जब आपको सिम्टम नहीं थे तो? और अगर आपको सिम्टम थे तो आप घर पे क्यों हैं, आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक टूल है जो आपकी डायग्नोसिस में मदद करता है, वो सोल क्राइटेरिया नहीं है कोविड के डायग्नोसिस का। जी। आप अपने आप को रेडिएशन पे एक्सपोज कर रहे हैं, हर वो दवाई को ले रहे हैं जो जिसकी की आपको जरूरत नहीं थी। जी। और कहीं ना कहीं आप कंट्री के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिक्वेस्ट है लोगों से, इस तरह की चीजों के पीछे न भागे। जी। ये फैंसी चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बेसिक चीजों पे रहें। और आपकी सलाह यही है कि जो कोरोना है उसकी पुष्टि के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही टेस्ट हैं, एक रैपिड एंटीजन, आरटीपीसीआर और ट्रूनॉट, इन्हीं से ही पुष्टि हो सकती है। जी। सर, एक बस हम अपने कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। एक थोड़ी सी शिकायत लोगों के बीच में यह देखी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को इस समय, क्योंकि कोरोना ही तो एकमात्र बीमारी नहीं है, किसी को दिल की बीमारी है और भी दूसरी बीमारियां हैं, यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में पहुंच रहा है, सपोज करिए उसे दिल में उसको हृदयाघात हुआ है और अचानक उसे हार्ट में पेन हुआ है, वो अस्पताल पहुंचता है तो पहले उसे कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। कई लोगों ने ये शिकायत की है और उसमें काफी समय जाया होता है और व्यक्ति की हालत खराब होती चली जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कोई भी हॉस्पिटल इस तरह से नहीं करता कि आप कोरोना की टेस्ट कराइए। पहले ट्रीटमेंट चालू हो जाता है जी, सारे प्रिकॉशंस लेके ये मानते होंगे जी, ये मानते हुए कि वो पॉजिटिव होंगे, उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है जी। और रिपोर्ट आते तक उनको एक आइसोलेशन में रखा जाता है जी। ठीक है, रिपोर्ट आते तक उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर पॉजिटिव आती है तो उनको कोविड वार्ड में ट्रीट किया जाता है, अगर नेगेटिव आती है तो नॉर्मल वार्ड में ट्रीट किया जाता है जी। बाकी ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोविड टेस्ट के कारण बाकी इलाज डिले हो, ये बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर सुंदरानी, कार्यक्रम के अंत में हम चाहेंगे कि हमारे जो आकाशवाणी के श्रोता इस समय इस विशेष कार्यक्रम को सुन रहे हैं, एक अपील आपकी ओर से हम चाहेंगे कि क्या सावधानियां वो बरतें ताकि कोरोना की इस गंभीर बीमारी से वो बच सकें। एक बार आपकी ओर से हम चाहते हैं कि आप एक अपील करें।
देखिए 2 चीजें जरूरी हैं। प्रिवेंशन मतलब बचाव किस तरह से, जरूरी ना हो तो घर से ना जाए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाए, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, हैंड हाइजीन फॉलो, हैंड वॉशिंग करें। मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं घूमूंगा फिरूंगा, सर्दी खांसी होकर ठीक हो जाऊंगा, एग्रीड, पर मेरे पेरेंट्स की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है। वो इन्फेक्शन मैं घर लेके आऊंगा, मेरे पेरेंट्स इन्फेक्ट होंगे, उनको सिम्टम ज्यादा आएंगे। इसीलिए प्रिवेंशन दोनों लेवल पे चाहिए, एल्डरली एज वेल एज यंग जनरेशन, क्योंकि हम रहते तो साथ में हैं। दूसरा, जब कभी भी माइनर से भी सिम्टम आए, प्लीज गेट योरसेल्फ टेस्टेड। घर पे बैठ के दवा न ले कि पैरासिटामोल खा लिया था, बदन दर्द ठीक हो गया, सिट्राजिन खा लिया, सर्दी चली गई, काढ़ा पी लिया, गला अच्छा लगा। प्लीज ये काम न करें। आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे। देखिए, मैं मानता हूं कि डेथ रेट बहुत कम है, 1% से भी कम है, पर वो 1% में कौन आते हैं उसके घर वाले जानते हैं। जो लॉस उस फैमिली का होता है वो फैमिली समझ सकती है, वो कोई भी हो सकता है। तो लोगों को एक तो ये है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब भी किसी से मिले या किसी भी चीज को यदि स्पर्श करते हैं बाहर तो अपने हाथ वो जरूर धोएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुंदरानी, आपने बहुत वक्त दिया आकाशवाणी को और हम आपके बहुत आभारी हैं। और बहुत ही आपने जो अलग अलग पहलू हैं इस समय, जो लोगों के अलग अलग जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत किया। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। तो श्रोताओं, ये था कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में हमारा विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।